नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बीए बीकॉम सेमेस्टर 1 में आधुनिक भारतीय भाषा में प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में जैसे कि नाम से ही शीर्षक से ही यहाँ पर परिचित होते हुए दिखाई देते हैं या उसका अर्थ ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं कि बड़े घर की बेटी से यहाँ संदर्भ है कि संस्कारों के आधार पर पूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप में अपनी अभिव्यक्ति का रूप दर्ज कराती हुई स्त्री का यहाँ पर भावपूर्ण मार्मिक संवेदना के आधार पर अभिव्यक्ति की गई है। प्रेमचंद ने यहाँ पर सामाजिक पारिवारिक आधार पर कहानी का जो रूप स्वरूप रचित किया है या रचा है, उसके आधार पर मानवीय संवेदनाएं किस तरह से हम परिवार के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। परिवार की एकजुटता, एक निष्ठता के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कराते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम मानव प्रवृत्ति से युक्त हैं और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो परिवार है वह संपूर्ण रूप से परिवार को किस तरह से, व्यक्ति को किस तरह से विकास या उन्नति के स्तर पर ज्ञापित करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि परिवार ही वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हुए नजर आते हैं। प्रेमचंद ने कहानी के संदर्भ में बताया है कि किस तरह से कहानी में जो पात्र हैं वह किस तरह से भूमिका अपनी दर्ज कराते हुए दिखाई दे। कहानी के आधार को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में हैं बेनी माधव सिंह और उसके 2 बेटे श्रीकंठ और लाल बिहारी के रूप में यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। श्रीकंठ बीए पास कर अपनी सरकारी नौकरी में अपनी जीवन के आधार को आगे विकसित करने के संदर्भ में दिखाया गया है। उसी संदर्भ में लाल बिहारी अपने घर परिवार में ही रहकर छोटे मोटे काम करके अपने परिवार के प्रति अपना समर्पण भाव अर्जित करते हुए दिखाई देता है। बेनी माधव सिंह दोनों बेटों के साथ अपने जीवन का जो सुखद रूप है वह निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। कहानी में पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि किस तरह से प्रेम, विश्वास और व्यवस्था के आधार पर पूरी कहानी का जो ढांचा है वह तैयार किया गया है कि किस तरह से अगर परिवार में ये 3 आधार प्रस्तुत होते हैं तो वहां पर सुरक्षा, शांति और संतुष्टि परिवार के अनेक कार्यों में उन्नति के रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है। बदलते परिवेश में रिश्तों का जो रूप स्वरूप है उसका यहाँ पर आकार प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों का भी रूप स्वरूप यहाँ पर चित्रित किया गया है कि किस तरह से परिवार में हम देखते हैं कि हर एक सदस्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में वहां पर अर्जित होते हुए दिखाई देता है। पर कई बार हम ये भी देखते हैं कि परिवार में संबंधों में स्थिति, परिस्थिति और वातावरण के अभाव में किस तरह से पात्र अपना जीवन भी रिश्ते हुए दिखाई देता है। कहानी बड़े घर की बेटी में प्रेमचंद ने समाज और परिवार को 3 आधारों में व्यक्त किया है और यही 3 आधार हम लगते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो वह अनेक प्रकार से हम देखते हैं अविश्वास, अर्थहीन के रूप में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। अगर विश्वास नहीं है तो वहां पर हम देखते हैं छल कपट, स्वार्थ किस तरह से अति आवश्यकता के आधार पर प्रतीत होते हुए दिखाई देता है, उससे परिवार बिखरते हुए नजर आता है। और अगर व्यवस्था सही नहीं हो तो हम देखते हैं कि किस तरह से परिवार पूर्ण रूप से बिखराव की स्थिति में आता हुआ दिखाई देता है। कहानी को जैसे कि मैंने अभी बताया 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पात्र के भावों और विचारों के अनुरूप व्यवहार और पारिवारिक रिश्तों में बदलाव की व्यथा के साथ साथ कथा का विकास अनेक रूपों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हुए दिखाई दिया है। बदलते परिवेश में संबंधों का जो विच्छेद है, हम देखते हैं कि आधुनिक युग में परिवारों में जहां संयुक्त परिवार का जो रूप स्वरूप है वह किस तरह से एकल परिवारों में विभक्त होते चले जा रहे हैं और इसी विभक्तता के कारण हम देखते हैं अनेक प्रकार के अलगाव, अनेक प्रकार के अवसाद हमारे जीवन में उपस्थित होते चले जा रहे हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से संयुक्त परिवार में अगर व्यक्ति रहता है तो वह अनेक विषमताओं, विसंगतियों के साथ साथ हम देखते हैं प्रेम की धुरी के रूप में भी वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देता है।
कहानी का जो मूल रूप है, यानी कि हम कहते हैं कहानी का जो प्रतिपाद्य है, वह संवेदना की पृष्ठभूमि पर आधारित है। क्योंकि अगर घर में, परिवार में या हम देखते हैं किसी भी संबंध में अगर संवेदना का जो रूप स्वरूप अगर नहीं होगा, तो उसमें परिवार किस तरह से तितर-बितर होते हुए दिखाई देगा। कहानी का प्रतिपाद्य, बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की रूप में कहानी का जो चित्रण किया गया है, जिसमें मुख्य पात्र बेनी, माधव, श्रीकंठ, लाल बिहारी और आनंदी केंद्र में दिखाई देते हैं। बेनी माधव के दो बेटे श्रीकंठ और दूसरा लाल बिहारी है। परिवार की समाज में बड़ी ही मान प्रतिष्ठा थी। श्रीकंठ का विवाह भूप सिंह की चौथी लड़की आनंदी के साथ हो जाता है। भूप सिंह के 7 लड़कियां हैं, जिसमें से चौथी लड़की के साथ श्रीकंठ का विवाह होता है। श्री आनंदी वैसे तो संपन्न परिवार से थी, यानी कि परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक जो अभाव था वह उसने नहीं देखा था। घर में सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। श्रीकंठ के घर में जब से वह आती है, तब से वह अनेक प्रकार की व्यथाओं में अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जो संपूर्ण सुख वह अपने घर से भोग कर आई थी यहाँ पर ससुराल में, उसे वह अनेक आधारों पर उनका अभाव दिखाई देता है। पर फिर भी वह अपने गुण संस्कार के तहत अपना जीवन यापन करते हुए अपने परिवार की बागडोर संभालते हुए नजर आती है। श्रीकंठ के घर में वह सब सुख नहीं थे जो आनंदी अपने घर के वातावरण में भोग कर आई थी। आनंदी का मन कई बार विचलित हो जाता था, पर फिर भी वह अपने और अपने मन को कुछ ना कुछ कहकर समझा लेती थी। क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में हम जिस तरह के वातावरण से आए होते हैं, उससे भिन्न वातावरण हमें देखने को मिलता है, और परिवार में हम उसमें एडजस्ट होना, समझौता करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जिस वातावरण में हम ढले हैं, उससे बिल्कुल विमुख अलग वातावरण में स्त्री को अपना जीवन यापन करना होता है। परिवार की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी रुचि के अनुरूप कार्य करना होता है। कई बार हम रुचि के अनुरूप कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार हम अनावश्यक रूप से भी अनेक चीजों में घिरते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। पिता समान ससुर और देवर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती है आनंदी। पति श्रीकंठ अपने काम के सिलसिले में इलाहाबाद जाते रहते हैं। एक दिन देवर से कुछ कहा सुनी होने के कारण रिश्तों की जो इमारत है वह ढहने में पल नहीं लगा पाई, और ये कड़वाहट अनेक अलगाव उत्पन्न करने लगती है। देखते हैं हम परिवार में सभी की इच्छाओं को संपूर्ण रूप से हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, पर कई बार हम देखते हैं कि समझौते के कारण या अनावश्यक चीज़ों के अभाव के कारण हम उसमें अपना पूरा समर्पण नहीं दे पाते, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेती हुई दिखाई देती है। और ये परेशानियां कब विकराल रूप में धारण कर लेती है, व्यक्ति को इसका आभास ही नहीं होता हुआ दिखाई देता। धीरे धीरे संबंधों की डोर टूटने को आमादा होने लगी। श्रीकंठ जब घर आया तो पिता और बेटे ने आनंदी के विषय में ना जाने क्या क्या कह दिया, जिसे श्रीकंठ ने आनंदी से जब इस बारे में बात की, तो आनंदी ने सारी बातें तुरंत वहां पर क्रमबद्ध रूप से बताई अपने पति को। हम देखते हैं कि जब भी परिवार में किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की खटास आती है या संबंधों में बिखराव आता है या कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो हम दोनों पक्षों के जो विचार हैं उनमें अनेक प्रकार की अति आवश्यकता के अनुरूप बातों का जो रूप स्वरूप है जो घटित होता है, उसके बिल्कुल विमुख हम बताते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि अनावश्यक रूप से जो संबंध है वह अनेक प्रकार से रिश्ते हुए दिखाई देते हैं। जो घटना घटित होती है हम उसके बिल्कुल विपरीत उस घटना का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जब हमें सत्य के बिल्कुल विमुख या प्रस्तुत रूप में हम दिखाई देते हैं, तब उन्हें हमें चीजों का आभास होते हुए दिखाई देता है। जब आनंदी अपने पति को घटना का सारा ब्यौरा देते हुए बताती है कि किस तरह से यह जो खींची तान है या खींचातान है वह आगे किस तरह से विकराल रूप धारण करते हुए दिखाई देती है। वह बताती है कि किस तरह से लाल बिहारी मांस लेकर आता है और मांस पकाने के लिए वह कहता है, तो आनंदी मांस पकाने के लिए रसोई घर में जाती है और वहां पर जितनी उपलब्ध सामग्री होती है उसका वहां पर वहन करके उसको पूर्ण रूप से पकाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। पर जब लाल बिहारी उसे कहता है कि दाल में भी घी डाल दो, घी ना होने के कारण लाल बिहारी उस पर आग बबूला होता हुआ दिखाई देता है और अपने पैरों के जो खड़ाव है उस पर दे मारता है। अब
आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष। पिताजी भी मुझे अनाप शनाप कहने लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि घर में जब किसी भी घटना का कोई भी क्रम घटता हुआ दिखाई देता है, तो परिवार के जो सदस्य हैं, जो पूर्ण एक वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं, वह किसी दूसरे घर की आई हुई स्त्री या कोई भी अन्य सदस्य पर अनेक प्रकार से कुठाराघात करते हुए नजर आते हैं। तो हम उस रूप में देखते हैं कि परिवार चाहे गलत है या अनुरूप से अपनी बात को वहां पर कहने का प्रयास कर रहा है, परिवार के अन्य सदस्य भी उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। जबकि पिता को आनंदी के समक्ष या उसके पक्ष में बात कहनी चाहिए, पर जो बेनी माधव सिंह है, वह अपने बेटे लाल बिहारी के पक्ष में ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी घटना का जब वर्णन श्रीखंड को पता लगता है, तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोधित होता है कि इस तरह की हरकत लाल बिहारी ने कैसे कर ली, और पिता ने भी उसका किस प्रकार से साथ दे दिया। वह तुरंत निर्णय लेते हुए घर से अलग होने का विचार मन में लिए अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है, और कहता है कि अब इस घर में मेरा एक तरह से रहना नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पिता बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। वह अनेक प्रकार से क्रोध से, आक्रोश से उसे समझाने का प्रयास करते हैं श्रीखंड को, पर श्रीखंड किसी भी बात को वहां पर मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी रूप में हम देखते हैं कि लाल बिहारी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनता हुआ दिखाई देता है। उसे बहुत ज्यादा हृदय में क्षोभ होते हुए दिखाई देता है कि मेरा भाई मेरा पक्ष नहीं ले रहा है, प्राय स्त्री का पक्ष वह ले रहा है। और मन में अनेक प्रकार के जो हलचल है, जो विचलित करने वाली है, वह भी प्रकट होती हुई नजर आती है कि हर वक्त जब मैं, पिता और भाई साथ में रहते थे, तो पिता कभी भी जब क्रोधित हो जाते थे, तो भाई मेरा हमेशा साथ देते हुए नजर आता था। आज भाई मेरा साथ नहीं दे रहा है। वह अनेक प्रकार के चिंताओं में ग्रस्त होते हुए दिखाई देता है, और वह तुरंत अपनी आनंदी भाभी के पास जाकर अपने किए का पछतावा करने के लिए वहां पर तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। पर श्रीखंड उसे बिल्कुल माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की हरकत अगर एक बार हुई है, तो वह आगे भी हो सकती है। और पिता ने भी उस संदर्भ में कुछ नहीं कहा, तो वह उनके भी एक तरह से विपक्ष में बात करते हुए दिखाई देता है। पर किसी ना किसी तरह करके लाल बिहारी भाभी को मना लेता है, और भाभी के मन में इस तरह की संवेदना का जब भाव जगता है, तो वह उसे तुरंत माफ करने के लिए भी तैयार होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। श्रीखंड को भी वह मनाने के अलग अलग रूप से प्रयास करती हुई दिखाई देती है, पर श्रीखंड जब नहीं मानता, तो वह अनेक प्रकार के वहां पर आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। लाल बिहारी लगातार आनंदी से दिल से माफी मांगता है। आनंदी का दिल पसीज जाता है, और वह लाल बिहारी को माफ कर देती है। पति को भी आनंदी इसी तरह समझा बुझाकर मनाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। जब श्रीखंड मान जाता है, तब वह जो उनके ससुर हैं बेनी प्रसाद माधव सिंह, वह बेटी को, बहू को अनेकों आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बड़े घर की बेटी ऐसे ही हुआ करती हैं, कि इतने संस्कारों से, इतनी संवेदनाओं से, इतनी मार्मिकता से वह पूर्ण दिखाई देती है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने पूर्ण कहानी के आधार पर संवेदनशीलता, विवेकशीलता, संयमशीलता और आत्मसम्मान, सम्मान के बारे में भी यहाँ पर अपने भाव समस्या के आधार पर चित्रित करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहानी की जो मूल संवेदना है, वह संवेदना से हमारा तात्पर्य बेटा यहाँ पर है कि कहाँ पर पूरी कहानी में जो मूल रूप है, यानी कि संवेदना का जो रूप है, वह कहाँ कहाँ दिखाई दिया है। जैसे हम देखते हैं कि जब वह उस पर आक्रोश होता है और किस तरह से श्रीखंड उसका पक्ष लेता है, तो वहां पर संवेदना का भाव चित्रित होते हुए दिखाई देता है। लाल बिहारी को माफ करते हुए आनंदी जिस तरह की संवेदना का रूप स्वरूप स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है, वहां पर संवेदना का रूप चित्रित होते हुए दिखाई देता है। तो कहानी में हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े घर की बेटी होती हैं, उनमें अनेक प्रकार के संस्कारों से या फिर हम कहें रीति रिवाजों से वह पूर्ण दिखाई दी है। प्रेमचंद ने भी पारिवारिक दृष्टि से अनेक प्रकार के आधारों को इस कहानी के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।